हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जैव प्रक्रम पूरा एक ही शॉर्ट वीडियो में देख लेते हैं। जैव प्रक्रम वन शॉर्ट वीडियो में जैव प्रक्रम का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। जैव प्रक्रम बायोलॉजी जैव प्रक्रम में जो 4 चैप्टर आता है, पोषण, श्वसन, परिवहन और कौन हुआ उत्सर्जन। फिर से हम बता दें क्या क्या आता है। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। एक आता है पोषण, एक आता है श्वसन, एक आता है परिवहन और एक आता है उत्सर्जन। इन चारों चैप्टर को आज हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन और क्या हुआ उत्सर्जन। याद रखना, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इन चारों को हम लोग वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा का पूरा जैव प्रक्रम, इसलिए छोड़कर भागिएगा नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना सही जाता और कितना गलत। इसके पहले हमने बाबू पूरा हमने करवा लिया है ज्योग्राफी का। याद रखें, हमने क्या करवाया हुआ, पूरा का पूरा ज्योग्राफी का लगभग 226 क्वेश्चन हमने वन शॉर्ट वीडियो में कर लिया है। पूरा का पूरा ज्योग्राफी आप अगर ना देखे हों तो एक बार जरूर जाकर देखिए मेरे चैनल पर, पूरा का पूरा ज्योग्राफी वन शॉर्ट वीडियो। हम लोग शुरू करते हैं बुआ। पहला क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ ही रहा है। क्या नज़र आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। सवाल, या गोल कृमि, या बैक्टीरिया, या अमरवेल। तो बताइए इनमें से कौन एक अपघटक है। अपघटक उसको कहते हैं जो पेड़ पौधों, पत्तियों वगैरह को या जीवों को सड़ाने गलाने का काम करता है। सड़ाने गलाने का काम करता है, उसको हम अपघटक कहते हैं। तो अपघटक में वो बैक्टीरिया याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बैक्टीरिया हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। दूसरा नंबर सवाल में क्या लिखता है। लिखता है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मनुष्यों में सांस लेना एक अलग क्रिया है और छोड़ना एक अलग क्रिया है। अगर सांस लेना की बात किया जाए तो याद रखना प्रश्वास कहते हैं। सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, जबकि सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं उच्छ्वास कहते हैं। पर इसमें दोनों मिलाकर पूछा गया है। तो श्वास लेने में ऑक्सीजन को लिया जाता है, सांस छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, और दोनों को मिला दिया जाए तो इस क्रिया को कहा जाता है बुआ। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। श्वासोच्छ्वास में दो क्रिया है, एक लेना और दूसरा क्या हुआ, छोड़ना। श्वासोच्छ्वास ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। या बताइए बुआ, देखिए क्या लिखता है। ईसीजी का पूरा नाम क्या हो सकता है। ईसीजी बताइए, ईसीजी का पूरा नाम क्या होगा। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या इलेक्ट्रोकॉपरेसरग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बुआ तीसरा का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक लिखा, यहाँ इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल का चौथा, अमीबा। अमीबा क्या है, स्वपोषी है या मृतजीवी है या प्राणी संभोजी है या इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा क्या है, स्वपोषी है या मृतजीवी है या प्राणी संभोजी है या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ये बता लें कि अमीबा जो है एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है बाबू, एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा अपना भोजन कुटपाथ के माध्यम से पकड़ता है, जो एक प्रकार की अंगुली जैसी संरचना होती है, और उसी कुटपाथ के बिगड़ने और बनने के कारण वह गति करता है। चलते हैं वो सवाल यहाँ क्या था, ध्यान देना। सवाल क्या था, सवाल था अमीबा है क्या है, स्वपोषी है, मृतजीवी है, प्राणी संभोजी है या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ चौथा का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अमीबा जो एक प्रकार का प्राणी संभोजी है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीबा एक प्रकार का प्राणी संभोजी है, साथ ही साथ एक कोशिकीय भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। लार में कहाँ है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, माल्टेज पाया जाता है या इरेप्सिन पाया जाता है या इमाइलेज पाया जाता है या लाइपेज पाया जाता है। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वह है इमाइलेज। इमाइलेज या टाइलिन भी याद रखना हुआ, टाइलिन, इमाइलेज या क्या हुआ, टाइलिन। तो लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो क्या है बुआ, इमाइलेज है। ऑप्शन नंबर 5 का सी हो जाएगा, याद रखना हुआ इमाइलेज। इमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। रट जाना हुआ, इमाइलेज किसका, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिखता है, सवाल लिखता है हमने क्या कहा हुआ, हमने कहा 4 चैप्टर है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, चारों मिला करके क्वेश्चन है।
इसलिए ध्यान दीजिए। लिखता है ट्रेकिया के आगे भाग क्या कहलाता है। ट्रेकिया याद करो इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे ऐसे करके होता हुआ। तो ट्रेकिया उपास्थि का बना होता है, याद रखना उपास्थि का। किसका बना होता है? उपास्थि का। लेकिन उपास्थि का पूर्ण बोला है कि अपूर्ण, तो याद रखना उपास्थि का अपूर्ण वलय पाया जाता है। ट्रेकिया में उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। तो सवाल आपके सामने याद रखना, ट्रेकिया की लंबाई मनुष्य में 11 सेंटीमीटर होता है। कितना हुआ? 11 सेंटीमीटर। मनुष्य की ट्रेकिया की लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर। सवाल आपके सामने क्या था? सवाल है ट्रेकिया के आगे वाला भाग क्या कहलाता है? ब्रोंकस कहलाता है, या ब्रोंकियोल कहलाता है, या वायुकोश कहलाता है, या बलयों कहलाता है। तो ट्रेकिया का जो आगे वाला भाग कहलाता है वो कहलाता है वो ब्रोंकस कहलाता है। ट्रेकिया के आगे वाला भाग ब्रोंकस कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल में क्या लिखता है? अगला सवाल में लिखता है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, मतलब कि मशीन है डायलिसिस मशीन जिसके द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है, या डायलाइसेट कहलाता है, या सेलोफोन कहलाता है, या डायलाइजर कहलाता है। तो 7 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 का ये हीमोडायलिसिस कहलाता है। अगले हम 7 की 8 नंबर सवाल की ओर है। 8 में कहता है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा, या टाइलिन के द्वारा, या इमाइलेज के द्वारा, या बाबू लाइपेज के द्वारा। तो वसा का जो पाचन करता है वो लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 का डी। कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज होता है वसा को वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलते हैं अगले 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल को लिखता है कि रेनिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? मतलब रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? बबूल का, या कनेर का, या पीपल का, या चीड़ का। तो रेजिन जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बाबू, याद रखें, चीड़ से। याद ना, रेजिन जो होता है उत्सर्जित पदार्थ है जो किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। हम बता दें वह बबूल से निकलने वाला उत्सर्जित पदार्थ जो है वो गोंद है। बबूल से निकलने वाला जो उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या है? गोंद है। लेकिन एक सवाल और आता है, पीपल से बनने वाला, पीपल से बनने वाला उत्सर्जित पदार्थ निकलने वाला वो लैटेक्स है। क्या है? लैटेक्स। पीपल से निकलने वाला जो उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या है? लैटेक्स। बबूल से गोंद, और चीड़ से जो निकलता है वो क्या निकलता है? रेजिन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल में क्या लिखता है? लिखता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ना, यूरिया की बात कर रहा है। यूरिया खून में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, या यकृत से, या श्वास नलिका से, या वृक्क से। तो 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी, यकृत से प्राप्त करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। यकृत का हम वजन की बात करें तो यकृत का वजन लगभग 1.5 kg का होता है। यकृत का वजन जो होता है लगभग 1.5 kg का होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी गई है। सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको मानी गई है? यकृत को मानी गई। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको मानी गई है? यकृत को मानी गई है बाबू। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। काफ़ी बार यह सवाल पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। और दूसरी बड़ी ग्रंथि जो होती है बाबू अग्नाशय। दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन होती है? अग्नाशय। याद रखना हुआ। अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखता है? ब्रिक को किडनी कहते हैं। 11 नंबर जो सवाल है, ब्रिक, इस ब्रिक को किडनी कहते हैं। KIDNEY, किडनी बाबू, किडनी भी कहते हैं ब्रिक को। हर मनुष्य में ब्रिकों की संख्या 2 होती है। और ब्रिक का जो आकार है याद रखना, सेम के बीच के जैसा। ब्रिक का आकार सेम के बीच के जैसा। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा? हमने पढ़ा था ना, जैव प्रक्रम में 4 भाग, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो ब्रिक किसका भाग है? तो उत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिक किसका भाग है? उत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिक किसका भाग है? उत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 12 नंबर सवाल में लिखता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना होता है? ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन की जो बाबू वह है लगभग 21%। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो है 78%। अगर हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। तो ऑप्शन बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो 0.03%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 0.03%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल के सामने नजर आता है टेप वर्म, एस्केरिस इत्यादि कैसी परजीवी हैं? टेप वर्म, एस्केरिस इत्यादि कैसी परजीवी है? अंतःपरजीवी, या बाह्य परजीवी, या मृतजीवी, या कवक। तो टेप वर्म या एस्केरिस
जो है ना एक प्रकार का बाबू अंतःपरजीवी है, याद रखना अंतःपरजीवी है। रट जाइएगा वो एकदम बिल्कुल अलग सवाल है, यह बिल्कुल अलग सवाल है कि टेपवर्म, एस्केरिस इत्यादि कैसी परजीवी है, तो अंतःपरजीवी है। ऑप्शन नंबर ए अंतःपरजीवी है। अगला सवाल, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या होती है, मतलब हरे पौधे क्या होता है, प्राणी समयोजी पोषण या परपोषण या स्वपोषण। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह स्वपोषण। और ऐसे भी हम जानते हैं वो याद रखिएगा, क्या जानते हैं कि हरे पौधे में एक मात्रा होता है वर्ण का, जिसको हम लोग लिखते हैं क्लोरोफिल। क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं, क्लोरोफिल को पर्णहरित कहते हैं। तो याद रखना स्वपोषण की क्रिया इसी क्लोरोफिल के माध्यम के द्वारा कराई जाती है। 14 के बाद अगर हम 15 सवाल की बात कर लेते हैं। 15 सवाल है, पादप में जाइलम कार्य करता है। पादप में जाइलम, जाइलम जो होता है पादप में किसके होता है, तो यानी ज से जाइलम और ज से जल, ज से जाइलम और ज से जल। तो पादप में जाइलम का काम होता है जल का वहन या भोजन का वहन या अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। वहन का मतलब ढोना हुआ। तो याद ना, पादप में जाइलम का काम होता है जल का वहन करना था, जल का परिवहन करना। रट जाना हुआ, ज से जाइलम ज से जल, ज से जाइलम ज से जल, ज से जाइलम ज से जल। तो जल को परिवहन करने में जाइलम एक प्रकार का संवहन मंडल है जो मतलब काम करता है। वाष्पोत्सर्जन सवाल, वाष्पोत्सर्जन एक क्या है, शारीरिक प्रक्रिया है, पारिस्थितिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है कि भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार का कैसा है, तो शारीरिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की शारीरिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। रट जाना हुआ, वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की शारीरिक प्रक्रिया है। 16 के बाद 17 में लिखता है कि पेप्टोन को पेप्टाइड्स में कौन बदल देता है। पेप्टोन को पेप्टाइड्स में कौन बदल देता है, ट्रिप्सिन या पेप्सिन या इमाइलेस या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना हुआ, ट्रिप्सिन का काम होता है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देना। किस में हुआ, ट्रिप्सिन का काम होता है। किसका, ट्रिप्सिन का काम होता है, ट्रिप्सिन का, कि पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देना। जबकि पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को, किसको हुआ, प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में बदल देना। रट जाना इस सब सवाल को हुआ, पेप्टोन में बदल देना, याद रखना हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, पौधों में क्या दिख रहे हैं कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, जड़ रहता है या रंध्र रहता है या तना रहता है या टहनी रहता है। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए आपको क्या रहता है, जड़ या रंध्र या तना या टहनी। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रंध्र। रंध्र को अस्टोमाटा हम लोग कहते हैं, अस्टोमाटा कहा गया। रंध्र को क्या कहा गया, अस्टोमाटा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या लगता है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में या स्टार्च के रूप में या प्रोटीन। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। यहाँ से 3 सवाल आता है कि पौधों में जो भोजन बनता है, भोजन बनता है किस रूप में, याद रखना बनता है किस रूप में, तो रट जाना हुआ ग्लूकोज के रूप में। पौधों में भोजन बनता है किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। पौधों में भोजन बनने के बाद जमा होता है किस रूप में, तो स्टार्च या मंड के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में। लेकिन याद करना हुआ टहलता है, जिसको कहते हैं परिवहन करता है। देखो यहाँ स्थानांतरण लिखा ना कि स्थानांतरण किस रूप में करता है, तो स्थानांतरण जो करता है वो ये करता है सुक्रोज के रूप में। तो 3 सवाल यहाँ से रट जाइएगा। क्या क्या बोला हमने हुआ कि बनता है भोजन ग्लूकोज के रूप में, जमा होता है स्टार्च या मंड के रूप में, और टहलता है या स्थानांतरण होता है किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या देख रहे हैं कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरुआत होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, मलाशय में, अग्नाशय में, मुख गुहा में या ग्रहणी में। तो मुख गुहा या मुख कहो तो पाचन की क्रिया वह मुख गुहा से शुरुआत होती है। और कौन सा चीज़ सबसे पहले पचता है, तो कार्बोहाइड्रेट पचता है। कौन पचता है, कार्बोहाइड्रेट। ये भी याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट पचाने का काम कौन करता है, तो पचाने का काम करता है टाइलिन या बाबू याद रखना इमाइलेज, टाइलिन या इमाइलेज, टाइलिन या क्या बोलें इमाइलेज, टाइलिन या इमाइलेज। तो सबसे पहले पाचन की क्रिया शुरुआत होती है मुख गुहा में, और यही अगर आ जाता है तो वह लास्ट होता है कहाँ, पाचन की क्रिया लास्ट कहाँ होता है, तो याद रखना छोटी आंत में। कहाँ लास्ट होता है वह, छोटी आंत में लास्ट हो जाता है। और छोटी आंत की लंबाई याद रखना हुआ 6 मीटर, याद रखना छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 6 मीटर, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस पाचक, क्या लिखता है, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा बन जाता है। मतलब किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में जो दूध होता है ना वो थक्का जैसा बन जाता है, टाइलिन के कारण,
कहाँ बात कर रहा है? अमाशय में बात कर रहा है। तो टाइलिन के कारण या रेनिन के कारण या पेप्सिन के कारण या माइलेज के कारण। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बाबू, रेनिन के कारण। याद करो, आप लोगों ने इस बात को पढ़ा होगा कि जब बच्चे को माँ अगर दूध पिला देती है तो देखिएगा, अगर बच्चों को आप लोग खिलाते होंगे तो मतलब खिलाना जिसको कहते हैं, बउआ बुआ झुनझुना उठा कर आप लोग कहते हैं ना जी, तो उस समय में अगर पेट में अगर मान लो पेट बुआ अगर चपा जाता है गलती से, तो देखिएगा बच्चों के मुंह से वो दूध नहीं बल्कि एक दही के रूप में निकलता है। तो दही के जैसा परिवर्तन हो गया वो दूध। तो किसके कारण? रेनिन के कारण। रट जाना वो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल अगला सवाल में क्या लिखता है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय प्रति मिनट, प्रति का मतलब होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल, प्रत्येक गुर्दे में क्या लिखता है? गुर्दा का मतलब किडनी, गुर्दा का मतलब ब्रिक कहो या किडनी कहो, उसी को गुर्दा कहा गया है। तो प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। रट जाना बुआ, प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगला सवाल में क्या लिखता है कि मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ है, कि मनुष्य का जो मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ है वो कौन है? अमोनिया है या यूरिया है या यूरिक अम्ल है या गुवानिन है? तो बताइए कि मनुष्य जो है वह नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन करता है, वह किस रूप में करता है? तो याद रखना बुआ, वह मनुष्य जो है नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन वह यूरिया के रूप में करता है। मनुष्य जो है वह नाइट्रोजनी पदार्थों का जो निष्कासन करता है वह किस रूप में करता है? वह यूरिया के रूप में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मनुष्य जो है वह नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन वह किस रूप में करता है? तो यूरिया के रूप में करता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है? अगला सवाल में लिखता है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? अगर सामान्य रक्तदाब पूछेगा तो सामान्य रक्तदाब याद रखना वो 120/80। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 25 के बाद 26 आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो अभी सवाल है कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं या बोमेन संपुट कहते हैं या मूत्रवाहिनी कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं? तो बाबू याद रखना वो नेफ्रॉन कहते हैं कि मनुष्य के ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा चेंज कर देता, कह देता क्या कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता हुआ? तो कोशिका। यही थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? हुआ कोशिका। और ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तो हुआ तो नेफ्रॉन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मानव के 100 मिलीलीटर रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है? 100 मिलीलीटर रक्त में उपस्थित यूरिया की प्रतिशत सामान्य मात्रा देखना बहुत ध्यान से, कंफ्यूज नहीं करिएगा। 100 मिलीलीटर रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितना होता है? 20 मिलीग्राम या 30 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम? तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 30 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी रट जाना हुआ 30 मिलीग्राम। कै मिलीग्राम? 30 मिलीग्राम। चलते हैं अगला सवाल आप खुद देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्का पीला रंग, याद करना, रक्त में हल्का पीला रंग और कैसा चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा या सीरम या विषाणु या लसिका? तो वो याद ना बुआ, ये होता है प्लाज्मा। 28 का क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो कैसा होता है? हल्का पीला होता है। प्लाज्मा हल्का पीला जो होता है, जो पूरे रक्त के आयतन के हिसाब का लगभग 55% होता है। याद रखना, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है और यह पूरे रक्त के आयतन का 55% होता है। चलते हैं 28 के बाद 29 नंबर सवाल हुआ। 29 नंबर सवाल की बात करते हैं तो कहता है फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश में खुलती है? फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश में खुलती है? याद है ना बुआ, क्या क्वेश्चन है? फुफ्फुस शिराएं हृदय के कहाँ कहता है? फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश में खुलती है? बायां आलिंद में या दायां निलय में या दायां आलिंद में या बायां निलय में? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बायां आलिंद में। कहाँ हो जाएगा? बायां आलिंद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला
अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या लगभग कितना होती है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या कितना होती है, तो लगभग 10 लाख। लगभग कितना होता है, और 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का सी हो जाएगा। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं बुआ कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ हैं। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ क्या है, गोंद है या टैनिन है या रेजिन है, कि इनमें से सभी। तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो सकता है। अगला सवाल, हृदय के वेशमों का शीतलन क्या कहलाता है। हृदय के वेशमों का शीतलन क्या कहलाता है, तो हृदय के वेशमों का शीतलन कहलाता है वह डायस्टोल। हृदय के वेशमों का शीतलन क्या कहलाता है, तो डायस्टोल कहलाता है। लेकिन अगर सवाल आता है संकुचन, संकुचन क्या कहलाता है, संकुचन, तो संकुचन को कहते हैं सिस्टोल। संकुचन को कहते हैं सिस्टोल, क्या कहते हैं, सिस्टोल। और शीतलन को क्या कहते हैं, वो डायस्टोल कहते हैं। याद रखना, शीतलन को डायस्टोल कहते हैं और संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 20 का। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल में क्या लिखता है, अगला सवाल में लिखता है कि अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ संभव होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, कोशिका झिल्ली में या केंद्रक द्रव में। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव में। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संभव होती है, तो कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी पूछेगा तो एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये दोनों सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फॉस्फेट की संख्या होती है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है। तो एटीपी में जो फॉस्फेट की संख्या होती है वो होती है 3। कितना होता है, 3 होता है। वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ये बिल्कुल अलग सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मनुष्य में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत अमाशय से हो जाती है। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अमाशय में कौन पचाता है, तो अमाशय में पचाने वाला जो है वो पेप्सिन है। अमाशय में पचाने वाला कौन है, पेप्सिन। पेप्सिन तोड़ देता है वो पेप्टोन में। प्रोटीन को तोड़ किस में तोड़ देता है, पेप्टोन में तोड़ देता है। अगला सवाल, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ, जड़ में पाई जाती है, पत्ती में पाई जाती है, फूल में पाई जाती है कि फल में पाई जाती है। तो जो रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है वो पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा कि रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो पत्तियों में पाई जाती है। रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो 37 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। बताओ, अमीबा भोजन को किसके माध्यम से पकड़ता है और उसको अंतर्ग्रहण करता है, तो याद रखना वो कुटपाद के माध्यम से। किसके माध्यम से, कुटपाद को ही पादाब भी कहते हैं। कुटपाद को ही क्या कहते हैं, पादाब कहते हैं। तो अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाद से या पादाब से। अमीबा का गति बाबू यही कहलाता है, कुटपाद या पादाब, इसी कारण वह गति करता है। चलते हैं, और अंतर्ग्रहण भी करता है इसी कारण, भोजन पादाब या कुटपाद के माध्यम से। 38 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। कौन से छिद्र के द्वारा, निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, निगल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा, निगल द्वार के द्वारा ये जुड़ा होता है। 38 का हो जाएगा वो ए। 38 के बाद 39 आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, दहन होता है या विघटन होता है या परिवर्तन या संश्लेषण। तो विघटन होता है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 39 का बी। 39 का बी, विघटन होता है। रट जाना बुआ, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। अगला सवाल 40 में क्या लिखता है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है, निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर वहाँ से नी को हटा दें, खाली निश्वास लिख दें, निश्वास, तो निश्वास में बाबू ऑक्सीजन। इसी निश्वास को प्रश्वास भी कहते हैं, प्रश्वास भी कहते हैं। निश्वास को प्रश्वास कहते हैं, निश्वास। इसमें देखो ये वाला बिंदु जो आप उपसर्ग जैसा देख रहे हैं ना, वो बिंदु नहीं है। लेकिन अगर नी लिखा रहे, नी 2 बिंदु जैसा हुआ, जैसे ऐसे
नी दे करके और ये दो बिंदु लगा देगा तो इसको कहिएगा नी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मारिएगा। लेकिन अगर बिंदु को हटा दे खाली नी रहेगा तो याद रखना वो उसमें ऑक्सीजन। ये बाकी कन्फ्यूज है, ये ऊंचे लेवल से है, पर हमारे सवाल में बस यही आएगा क्या आता है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तना या पत्ती या क्लोरोप्लास्ट या वह जड़। तो प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी जो अंग हो जाएगा वो अंग, याद रखना अंग हमारा पत्ती हो जाएगा। लेकिन अगर अंगक पूछता तो अंगक में क्लोरोप्लास्ट होता, अगर इकाई पूछता तो इकाई में बाबू याद रखना वो हो जाता क्लोरोफिल, इकाई में फिर क्या हो जाता क्लोरोफिल हो जाता। तो यहाँ से 3 सवाल आता है, अंग पत्ती, अंगक क्लोरोप्लास्ट, और अगर पूछता इकाई तो क्लोरोफिल। चलते हैं अगला सवाल। यकृत से क्या लिखता है कि यकृत से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है, यकृत से कौन सा पदार्थ, यकृत से बता चुके हैं वो यकृत को लीवर कहते हैं, वजन 1.5 kg का। यकृत से निकलता है पीत रस, पीत रस की प्रकृति होती है क्षारीय। यकृत से निकलता है कौन रस, पीत रस निकलता है, और पीत रस की जो प्रकृति होती है वो पीत रस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। सवाल यहाँ क्या है आप देख रहे हैं, सवाल में क्या है कि यकृत से कौन सा पदार्थ स्रावित होता निकलता है, आंत्र रस या लार निकलता है या म्यूकस निकलता है या इनमें से कोई नहीं निकलता है। तो 42 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं निकलता है, क्योंकि यकृत से जो निकल रहा है वो निकलता है पीत रस, तो पीत रस तो है ही नहीं है, तो यहाँ वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोई नहीं। अगला सवाल, छोटी आंत में क्या लिखता है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस होती है, छोटी आंत में पीत रस या अग्नाशयी रस या आंत्र रस या इनमें से सभी। तो याद रखना हुआ जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आंत्र रस भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, आंत्र रस कि छोटी आंत में, लेकिन आता है सभी आता है, पीत रस भी आ जाता है छोटी आंत में, अग्नाशयी भी रस आ जाता है छोटी आंत में, आंत्र रस भी आ जाता है छोटी आंत में। तो इनमें से सभी मारिएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला सवाल की ओर, हृदय मुख्य अंग है, क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान देना, कहाँ लिखता है कि हृदय मुख्य अंग है किसका, परिवहन तंत्र का या उत्सर्जन तंत्र का या श्वसन तंत्र का या पोषण का। तो हृदय जो है ना वो परिवहन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, किसका हुआ, परिवहन तंत्र का। जैसे याद करना हुआ, जैसे ब्रिक कहो या किडनी कहो, किडनी किसका है, तो किडनी है उत्सर्जन का, किडनी किसका है, उत्सर्जन का है। उसी प्रकार से अगर सवाल ये कह दे, क्या सवाल कह दे, ध्यान देना, सवाल अगर कह दिया हुआ कि बताइए फेफड़ा किसका भाग है, तो फेफड़ा याद रखना हुआ श्वसन का भाग है, फेफड़ा किसका भाग है, श्वसन का। अगर मान ले वो कह देता पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र याद ना हुआ किसका भाग है, तो पाचन तंत्र जो हो जाएगा ना वो पोषण का भाग होगा। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है, लिखता है अमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं, अमाशय के जठर रस में क्या मिलता है, लाइपेस मिलता है या लैक्टिक अम्ल मिलता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है या इनमें से कोई नहीं। तो अमाशय के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी। अमाशय के बाबू रस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उस समय पीएच मान लगभग 0.4 होता है पेट में बाबू, याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान। ये अलग अलग प्रकार का काम करता है, यह भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणु को मार देता है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है और साथ ही साथ सड़ने से भी बचाने का काम करता है। अगला सवाल की ओर, अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन विटामिन ए से समृद्ध रखता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा किस में देखने को मिलती है, गाजर या आंवला या सेब या हरी सब्जियां। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा देखने को मिलता है, किसमें, गाजर में। 46 के बाद चलते हैं 47 नंबर सवाल की ओर। 47 सवाल, 47 में लिखता है कि किडनी का कार्य नहीं है, किडनी का मतलब ब्रिक का मतलब हुआ किडनी, क्या कार्य नहीं है, कौन काम नहीं है किडनी का, रक्तचाप का विनिमय करना या रक्त का निस्यंदन करना या आयनों का सांद्रता विनिमय या एंटीबॉडी का स्राव करना। बताओ किडनी का कौन जो है वो कार्य नहीं है, तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता है। एंटीबॉडी का मतलब होता है लड़ने में भूमिका निभाना, तो लड़ने में भूमिका निभाने का काम करता है वो याद रखना WBC से संबंधित है, WBC से संबंधित। तो किडनी हमारा यहाँ से किडनी, तो किडनी का ये भी काम है, रक्त का निस्यंदन भी, आयनों का सांद्रता विनिमय भी, जबकि एंटीबॉडी का काम नहीं है कि एंटीबॉडी का निर्माण कर सकता है वह। तो ऑप्शन नंबर इसका डी। अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ध्यान देना। सवाल में लिखता है कि इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा के लिए होता है, इनमें से किसका उपयोग
कोशिका द्वारा ऊर्जा के लिए करते हैं? अमीनो अम्ल का, वसा अम्ल का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को एक नाम दिया गया हुआ कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को नाइट्रोजन हुआ कोशिकीय ईंधन के नाम से हम किसको जानते हैं? तो कोशिकीय ईंधन के नाम से हम जानते हैं ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन के नाम से हम किसको जानते हैं? तो ग्लूकोज को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 48 का सी। 48 के बाद अगर 49 की बात कर लेते हैं तो 49 में लिखता है मूलरोम पाए जाते हैं, जड़ में पाया जाता है, तना में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो मूलरोम पाया जाता है वो जड़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। मूलरोम कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन होता है किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण कि त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग का काम कर रहा है? श्वेत ग्रंथि के कारण, या दुग्ध ग्रंथि के कारण, या श्लेष्मा, या स्नेह ग्रंथि के कारण? तो बताइए कौन से ग्रंथि के कारण? तो श्वेत ग्रंथि के कारण जो त्वचा एक प्रकार का उत्सर्जी अंग का काम कर रहा है, याद रखना बुआ। 51 सवाल, 50 नंबर सवाल हमने करवा दिया। तो अब बताइए कि 50 नंबर सवाल में आपका कितना क्वेश्चन बेहतर गया है सही और कितना क्वेश्चन गलत गया है? इसका जवाब बताइए बुआ कमेंट बॉक्स में, और जरूर नाम जरूर बताइएगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। 51 चल लेते हैं। आज पूरा का पूरा हमें जैव प्रक्रम को समाप्त कर देना है। पूरा का पूरा जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इसलिए ध्यान देकर पढ़िए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा बहुत कर सकते हैं बुआ, सवाल ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी सवाल जा रहा है। अगला सवाल में कहता है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में किसका भूमिका होता है? वृक्क का, या त्वचा का, या फेफड़ा का, या यकृत का? तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है? तो फेफड़ा निकालता है, क्योंकि फेफड़ा ही संबंधित होता है श्वसन से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी। चलते हैं 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल में लिखता है कि सजीव में निम्नलिखित में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, या पोषण, या जनन, या इनमें से सभी? तो या बुआ सजीव में निम्नलिखित में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत तो श्वसन भी आता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत में पोषण भी आता है, जनन तो आता नहीं है। तो बाबू ये भी ऑप्शन होगा और बी भी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए भी होगा और ऑप्शन नंबर बी। जनन नहीं होगा, जैव प्रक्रम के अंतर्गत में जनन नहीं होगा, श्वसन होगा और पोषण होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 53 में लिखता है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है किसमें? तो पेप्सिन निकलता है अमाशय में, और अमाशय में निकल के पेप्सिन बदल देता है बुआ प्रोटीन को पेप्टोन में। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में, याद ना हुआ पेप्टोन में। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 45 kg का है तो आदमी के शरीर में कितना लीटर रक्त का होना जरूरी है? 45 kg का है तो कितना लीटर रक्त का होना ज़रूरी है? 45 लीटर का है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3.82 लीटर। कितना? 3.82 लीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3.82 लीटर का होना ज़रूरी है। अगला सवाल, दही के जमने में, किसके जमने में? दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? अपघटन, या प्रकाश संश्लेषण, या किण्वन, या उत्सर्जन? तो दही के जमने में याद रखना किण्वन का होना ज़रूरी है बाबू। दही के जमने में किण्वन एक प्रकार की अनॉक्सी क्रिया है, रट जाना, बहुत बार पूछा गया सवाल। किण्वन एक प्रकार की अनॉक्सी क्रिया वो होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अनॉक्सी क्रिया वो होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो किण्वन एक प्रकार की अनॉक्सी क्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किण्वन का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था लुई पास्चर। कौन पास्चर? लुई पास्चर। कौन पास्चर? लुई पास्चर। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है कि कीटों में मुख्यतः श्वसन अंग है। कीटों में प्रमुखतः श्वसन अंग कौन है? गिल्स है, या फेफड़ा, या ट्रैकिया, या गिलकोस्ट? तो कीटों में प्रमुखतः श्वसन अंग है बुआ कौन? ट्रैकिया। कीटों में प्रमुखतः श्वसन अंग है ट्रैकिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, मांसाहारी, क्या लिखता है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, या अधिक होती है, या एक समान होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा कम होती है। याद रखना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम होती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए हमें लंबा जगह चाहिए, ज़्यादा समय लगता है, इसलिए उसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक बना दिया था। किसमें? तो शाकाहारी जंतु में। अगला सवाल की ओर, मनुष्य में रुधिर क्षमता है।
रुधिर का मतलब होता है खून। मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहाँ जा करके, फेफड़ा में क्षमता है, या बोमेन संपुट में क्षमता है, या कुंडलित नलिका में क्षमता है, या मूत्रवाहिनी में क्षमता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बोमेन संपुट में। याद ना, बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस नाम की संरचना पाई जाती है, जहाँ पर खून जाकर छनने का काम शुरुआत कर देता है। बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस नामक संरचना पाई जाती है, याद रखना हुआ। चलते हैं अगला सवाल की ओर। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो बताओ, श्वसन क्रिया में हम लोग किसको ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और यह क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रश्वास। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रश्वास कहलाती है। जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वह क्रिया प्रश्वास कहलाती है। अगला सवाल है, सवाल में लिखता है कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अलग अलग भागों में ले जाने वाला वाहिनियाँ कौन होती है? धमनी होती है, या शिरा होती है, या आलिंद होती है, या नीला होती है? तो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में ले जा रहा है तो ले जाने का काम करेगा धमनियाँ। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, धमनियाँ काम करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 61 में क्या लिखता है? 61 में लिखता है कि अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह हो जाने को क्या कहते हैं? अमाशय में अगर भोजन गाढ़े लेई की तरह होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कायम। लेकिन अगर यही बात रहता हुआ छोटी आंत में, तो छोटी आंत में रहता तो याद ना हुआ, उसको हम लोग मार लेते चाइल, छोटी आंत में चाइल। लेकिन अगर मान लो मुंह में रहता तो उसको हम लोग नाम देते हैं बोलस। मुंह में रहने वाले भोजन को कहते हैं बोलस। अमाशय में रहेगा तो कायम कहा जाएगा, लेकिन छोटी आंत में रहेगा तो चाइल कहलाएगा। तीनों का 3 नाम अलग अलग हमने बता दिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, क्या देखें? मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता है, मतलब कि RBC में नहीं कौन रहता है? केंद्रक रहता है कि नहीं रहता है? वसा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। तो याद ना, मनुष्य के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल ऊंट के RBC में केंद्रक मिलता है और मेढक के RBC में केंद्रक मिलता है। बाकी मनुष्यों के RBC में केंद्रक पाया जाता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। 63 नंबर सवाल में लिखता है कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होता है। देखो, यही बड़ी बात कह दिया, मतलब सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करता है, तो उस पौधे को किस में रखा गया? परजीवी में रखा गया, या मृतजीवी में रखा गया, या स्वपोषी में रखा गया, या परपोषी में रखा गया? तो सड़े गलों से जो भोजन को ग्रहण करते हैं ना जी, उसको लिखा जाता है वह मृतजीवी में। मरे हुए पेड़ पौधे से अपना भोजन को क्या करना? ग्रहण करना, उसको मृतजीवी के अंतर्गत में रखा गया है। जैसे याद करो, इसका एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं तो मशरूम हम कह सकते हैं। मशरूम जो होता है वह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। चलते हैं 64 नंबर सवाल, फिर से कहें वो 64 नंबर सवाल में लिखता है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा निकलती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ATP अगर टूटता है तो ATP के टूटने से हमें कितनी ऊर्जा निकलती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल, या 305 किलो जूल प्रति मोल, या 3.5, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर हुआ ए, रट जाइएगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखता है? अगला सवाल में लिखता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, या तना में, या पत्ती में, या फूल में? तो बताओ, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया देखी जाती है वो कहाँ देखी जाती है? तो बहुत ईजी सवाल है बुआ, बताओ कहाँ देखने को मिलता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया? तो सही बुआ, क्योंकि पत्तियों में उपस्थित होता है रंध्र, रंध्र के माध्यम से ही बाबू जल का निष्कासन होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल, प्रकृति में, किसमें? कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ है? संयोजन क्रिया के द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, या अपघटन, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है वो बना हुआ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किस क्रिया के द्वारा बाबू? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। 67 नंबर सवाल में क्या नजर आ रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वो कितना होता है? तो याद रखना हुआ 120। प्रकुंचन दाब 100 होता है 20 mmHg। मानव हृदय का प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 प्रकुंचन दाब, जिसको हम लोग कहते हैं वो संकुचन वाला, सिस्टोल वाला क्रिया। सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर का कहता हुआ तो हम लोग 80 मार देते हैं।
चलते हैं अगला सवाल कर। ब्रिक एक भाग है, ये सवाल पहले भी आ चुका है कि ब्रिक एक भाग है किसका, उत्सर्जन का या परिवहन का या श्वसन का, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिक एक भाग है वो उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ब्रिक का आकार हमने बोला था सेम के बीज के जैसा, हर मनुष्य में ब्रिक की संख्या 2 होती है। अगला सवाल की ओर, द्विखंडन कहाँ होता है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है बुआ, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है कि द्विखंडन होता है कहाँ, अमीबा में या पैरामीशियम में या लिस्मेनिया में या इनमें सभी। तो द्विखंडन की जो क्रिया होती है ना वो सभी के सभी में होती है, क्योंकि अमीबा में द्विखंडन भी होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, लिस्मेनिया में भी द्विखंडन होता है। तो बताओ द्विखंडन की क्रिया किस में देखी जाती है। पर अमीबा में जो होता है वो ना वो अनुप्रस्थ होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर दे रहा है ए दे रहा है कि अमीबा में द्विखंडन की क्रिया होती है, पर पैरामीशियम में भी द्विखंडन की क्रिया देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 59 का। चलते हैं बुआ 69 का। 70 में क्या लिखता है, 70 में लिखता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए या हृदय स्पंदन करने के लिए या शरीर का संतुलन बनाने के लिए या इनमें से सभी। तो मनुष्य जो क्रिया वह सभी काम करता है, सभी के सभी काम करने के लिए मनुष्य जो है ना वो उत्तरदायी है। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 70 नंबर सवाल पर पहुंच गए हुआ। 71 नंबर सवाल, 71 नंबर सवाल में आपका कितना सही गया बताइए कमेंट बॉक्स में करके, कितना सही जा रहा है। 71 हम सवाल क्यों जाते हैं। देखो इधर सवाल बहुत बार सब पूछा गया सवाल है बुआ। इधर अगला सवाल है पादप में जाइलम। देखो जाइलम वाला सवाल पहले भी कर चुके हैं कि ज से जाइलम और ज से जल, तो जल के वहन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर कहा था भोजन के लिए कौन होता है, तो भोजन के लिए होता है फ्लोएम, ये भी रट जाइएगा। भोजन के लिए कौन होता है, तो फ्लोएम होता है, मतलब भोजन का वहन करने के लिए कौन जिम्मेवार है, फ्लोएम। और जाइलम का काम होता है ज से जाइलम ज से जल, तो जल के लिए बाबू कौन होता है, जाइलम करता है। चलते हैं अगले सवाल के। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ। सवाल में क्या था, अभी हमने क्या देखा, मैग्नीशियम है जी हाँ, मैग्नीशियम देखा था। क्या देखा था कि मैग्नीशियम, हमने देखा था कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण में या वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है ना वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम मिलता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत होता है क्या, Mg होता है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है कब, कवक में होता है, जंतु में होता है, हरे पौधे में होता है कि परजीवी में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है हरे पौधे में, और होता है कब बाबू, तो याद रखना केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल कब होती है, दिन में होती है, और कहाँ, तो हरे पौधों में। अगला सवाल, ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है। ये देखो वो आ गया मानव नियंत्रण एवं समन्वय से आ गया क्वेश्चन कि ऑक्सीन जो है ना एक प्रकार का क्या है, तो हार्मोन है। हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन 5 प्रकार का होता है, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन होता है। फिलहाल हमें उसको पढ़ना है वो अगले चैप्टर की ओर, अभी नहीं। अगला हुआ 75 नंबर सवाल लिखता है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। कौन बुआ, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या लसिका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है डेंगू नामक बीमारी में, रट जाना हुआ, डेंगू नामक बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए बकरी के दूध का इस्तेमाल करते हैं या पपीता का बुआ जूस का इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला सवाल आप देख रहे हैं 76 नंबर सवाल के स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर या 10x पर या बाबू याद रखना कि 25x पर या हमारा 45x पर। तो बताइए स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को देखा जाता है तो 76 का क्या हो जाएगा, तो 76 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ 10x पर, 10x पर। बार बार कहते हैं 10x पर, किस पर, 10x पर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन में है कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह क्रिया संपन्न होती है केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव में या हरित लवक में। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 77 का सी, 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कि पायरुवेट का जो विखंडन ग्लूकोज का जो विखंडन है वो पायरुवेट में होता है, पायरुवेट में होता है। यह क्रिया कहाँ बाबू, तो कोशिका द्रव में संभव होती है। कहाँ वो, कोशिका द्रव में संभव होती है। अगला सवाल की 78
78 में क्या लिखता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पुनः पाचन स्थल कौन सा है? अमाशय है या बड़ी आंत है या छोटी आंत है या यकृत है? तो वह सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और सभी प्रकार के पोषक तत्व का पाचन छोटी आंत में समाप्त हो जाता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे बाबू कुछ भी हो, याद रखना। चलते हैं 78 के बाद 79 की ओर। 79 सवाल में क्या लिखता है? 79 नंबर क्वेश्चन लिखता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं? किसे कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं? एडीपी को जानते हैं या एटीपी को जानते हैं या डीटीपी को जानते हैं या पीडीपी को जानते हैं? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं वह एटीपी को जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फिर से बता दें, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, रट जाइएगा। अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है? लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग करके रक्तदाब को हम लोग मापते हैं बाबू? कौन से यंत्र का उपयोग करके रक्तदाब को, यथार्थ रक्तदाब को मापने वाले, ब्लड प्रेशर को मापने वाले, रक्तदाब को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं या बीपी शॉर्ट में कहते हैं, तो बीपी को मापने वाला कौन है? बैरोमीटर है या मैनोमीटर है या स्फैग्मोमैनोमीटर है या इनमें से कोई नहीं? तो स्फैग्मोमैनोमीटर वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कि बाबू रक्तदाब को मापते हैं या बीपी को मापते हैं या ब्लड प्रेशर को स्फैग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 81 में आप देख सकते हैं कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण भागों में पंप कर रहा है। हृदय से रक्त को संपूर्ण भागों में पंप करते हैं फेफड़ा के द्वारा या नीलय के द्वारा या आलिंद के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा? तो 81 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा वो नीलय के द्वारा, क्योंकि नीलय में ही दबाव लगता है ना, निचला वाला हिस्सा में। तो नीलय के द्वारा जब दबाव लगता है तो संपूर्ण हिस्सा में पंप किया जाता है। तो 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मानव का शरीर का हृदय 4 कोष्ठ में बटा होता है, 2 आलिंद होता है और 2 नीलय होता है। 2 आलिंद 2 नीलय। मानव का हृदय 4 कोष्ठ में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 क्या? नीलय। चलते हैं अगले सवाल की ओर। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका या प्लाज्मा या प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? तो प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त को क्या बना देना? थक्का बना देना। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है कौन? प्लेटलेट्स। तो याद करते हैं 83 क्वेश्चन में लिखता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में, किसमें? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कहाँ हुआ? कवक में पोषण की कौन विधि? मृतजीवी पोषण या संभोजी या स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं? तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है, क्योंकि कवक मरे हुए पदार्थों से भोजन को ग्रहण करता है। तो कवक में कौन? मृतजीवी पोषण पाया जाता है। 84 में क्या लिखता है? 84 में लिखता है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है? रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है। तो याद ना, थ्रोम्बिन या फाइब्रिन या हीमोग्लोबिन या सीरम? तो बाबू याद रखना, हीमोग्लोबिन के कारण खून का जो रंग होता है वो लाल होता है और किसी व्यक्ति में खून लगभग 5.5 लीटर होता है। खून किसी भी सामान्य व्यक्ति में, जो वयस्क व्यक्ति है उसमें 5.5 लीटर होता है, जबकि महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त का पीएच मान लगभग होता है 7.4, प्रकृति क्षारीय, याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान 4, प्रकृति 7.4, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, याद रखिएगा। रक्त का लाल हुआ हीमोग्लोबिन के कारण, रक्त का लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगले सवाल की ओर। अस्टोमाटा। अस्टोमाटा का मतलब होता है रंध्र। अस्टोमाटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र, जो पत्तियों में मिलता है। खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? द्वार कोशिका या सखी कोशिकाएं या चालनी कोशिकाएं या मूलरोम? तो द्वार कोशिकाओं को गार्ड सेल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल, वसा का पाचन। क्या लिखा कि वसा का पाचन करता है कौन? पेप्सिन करता है या ट्रिप्सिन करता है या लाइपेस करता है या इमाइलेस करता है? तो वसा का पाचन करता है कौन बुआ? तो लाइपेस जो होता है ना वो वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 86 का सी।
86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बसा को बसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल बदल देता है कौन? 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 87 में क्या लिखता है? 87 में लिखता है कि सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, कि मृतजीवी, कि परजीवी, कि इनमें से सभी। तो सभी के सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। सभी के सभी हरे पौधे स्वपोषी, और स्वपोषी को बाबू उत्पादक भी कहा गया है, या उत्पादक याद न वो उत्पादक भी कहा गया है। तो सभी हरे पौधे उत्पादक भी हो सकते हैं या स्वपोषी भी हो सकते हैं, याद न हुआ, क्योंकि स्वपोषी उसको कहते हैं जो भोजन का निर्माण खुद करता है। तो हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण खुद करते हैं। 88 में आप देख सकते हैं, 88 में क्या लगता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन पकड़ता है स्पर्शक द्वारा, या जीभ द्वारा, या कुटपाद द्वारा, या मुंह द्वारा। तो अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है वो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। तो 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 88 के बाद 89 में क्या लिखता है कि मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोषण से, या श्वसन से, या परिवहन से, या उत्सर्जन से। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उत्सर्जन से। मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है वो किससे संबंधित है बाबू? तो उत्सर्जन से संबंधित है। अगला सवाल, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन होता है? अमोनिया, या यूरिक अम्ल, या यूरिया, इनमें सभी। तो इनमें से सभी मारिएगा, इनमें से सभी मारिएगा, इनमें से सभी, क्योंकि सजीव अमोनिया का भी निष्कासन करते हैं, यूरिक अम्ल का भी, यूरिया का भी। तो इनमें से सभी बाबू, इनमें से सभी। अगला सवाल में क्या लिखता है? अगला सवाल में लिखता है कि सबसे तेज हृदय वाला धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का, कि आदमी का? सबसे तेज धड़कन होता है वो चूहा का। 91 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि सबसे तेज जो धड़कन होता है वह किसका होता है? चूहा का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगला सवाल में क्या लिखता है? लिखता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, या जड़ द्वारा, या तना द्वारा, या टहनी द्वारा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान हुआ रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमाटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल 93 नंबर सवाल आप देख सकते हैं कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद है उत्सर्जी पदार्थ, या टैनिन है उत्सर्जी पदार्थ, या रेजिन है उत्सर्जी पदार्थ, या इनमें सभी। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी के सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी बाबू उत्सर्जी पदार्थ है। अगला, मछली का श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया है, या गिल्स है, या त्वचा, या फेफड़ा। तो मछली का श्वसन अंग गिल्स या गलफड़ा है। मछली का श्वसन अंग गिल्स या क्या है? गलफड़ा। मछली का श्वसन अंग गिल्स या गलफड़ा है। आप 95वें सवाल को देख सकते हैं। 95वें सवाल में क्या लिखता है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक प्रकार की ऊर्जा निकलती है? मतलब कौन सा ऐसा श्वसन, क्योंकि श्वसन होता है दो प्रकार का, एक वायवीय और दूसरा अवायवीय। तो श्वसन से कौन प्रकार के श्वसन से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है? वायवीय श्वसन से, या अवायवीय श्वसन से, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, वायवीय श्वसन से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 95 का ए। चलते हैं 96 आप देख सकते हैं। 96 में क्या देख सकते हैं कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है, या रक्त है, या श्वेत ग्रंथि है, या ग्नास है। तो मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग बाबू वृक्क है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कि मानव शरीर का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो कौन है? वृक्क है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 97 में क्या लिखता है कि कौन स्वपोषी है? स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, या मछली, या कीट, या अमीबा। तो स्वपोषी बाबू हरे पौधे। स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। अगला सवाल, पौधों में श्वसन होता है जड़ में, या पत्ती में, या तना में, इनमें से सभी में। तो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वह जड़ में, या तना में, या पत्ती में, या इनमें से हमारा क्या बोला गया? वह सभी। तो 98 में तो ऐसे तो पत्तियों में होना चाहिए कि पौधों में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो पत्तियों में होती है। तो वो पत्ती ही होगा। ऑप्शन क्या होता है? पत्ती में श्वसन की क्रिया होती है, याद रखना हुआ। पत्तियों में रंध्र या स्टोमाटा पाया जाता है। अगला सवाल, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? मतलब ऑक्सीजन को ढो करके कौन ले जाता है? तो याद रखना हुआ WBC, या लसिका, या RBC, या इनमें से कोई नहीं। तो RBC का काम, क्योंकि RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम होता है कि एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कई को ले जाएगा?
4 को लेकर चल जाता है। तो याद ना वो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी को कहा गया। अगर आप आरबीसी नहीं रहता तो हम लोग किसको मारते हैं, हीमोग्लोबिन को मारते हैं। किसको मारते हैं, हीमोग्लोबिन को मारते हैं। तो अगले सवाल की ओर आते हैं। मुख गुहा में क्या लिखता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का, या वसा का, या न्यूक्लिक एसिड का। तो याद हुआ ये सवाल पहले भी कर चुके हैं कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला सर, मनुष्य के आहार में क्या लिखता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग किसको कहा गया, अवशेषी अंग, कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग किसको कहा गया, कोलन को कहा गया, या अपेंडिक्स को कहा गया, या सीकम को कहा गया, या रेक्टम को कहा गया। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग अपेंडिक्स को कहा गया। अपेंडिक्स को अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से परिशेषिका भी इसी को कहा गया। क्या कहा गया, परिशेषिका भी इसी को कहा गया। अपेंडिक्स को ही परिशेषिका कहा गया या अवशेषी अंग कहा गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या लिखता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी पूछ दे, या इसी को पूछने की तरीका है कि खून की कमी पूछ दे, या पूछ दे बुआ कि आरबीसी की कमी पूछ दे। तीनों का मतलब एक ही होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी पूछे, या रक्त की कमी पूछे, या आरबीसी की कमी पूछे। इन तीनों में अगर पूछ दिया तो कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह होता है, या पीलिया, या एनीमिया, या डायरिया। तो एनीमिया होता है बुआ, रट जाना बुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एनीमिया बीमारी होती है। अगला सवाल, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी में, या मक्खी में, या मनुष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मक्खी में किसी प्रकार का कोई हीमोग्लोबिन नहीं रहता। पीत रस क्या लिखता है कि पीत रस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है, या मुखगुहा से, या अमाशय से, या छोटी आंत से। तो पीत रस जो निकलता है वो यकृत से निकलता है। पीत रस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। यकृत का वजन 1.5 kg और पीत रस की प्रकृति क्षारीय होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो मनुष्य में श्वेत रक्त जो कोशिकाओं का जीवन काल होता है वो होता है बाबू 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक तो 12 से 20 दिन याद रखिएगा, यही जीवन काल हो सकता है, यही हो सकता है 12 से 20 दिन। ऐसे तो हम लोग 3 से 4 दिन याद किए थे, तो याद रखना यहाँ ऑप्शन में दे रहा है 12 से 20 दिन। 105 का ऑप्शन में होता है 12 से 20 दिन होता है। मनुष्य में श्वेत रक्त का जीवन काल कितना हो गया, 12 से 20 दिन याद रखिएगा। अगला सवाल में क्या लिखता है, अगला सवाल में लिखता है कि मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से, या फिर जाइलम से, या फ्लोएम से, या प्लाज्मा से। तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। मानव का हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से, और 4 कोष्ठीय होता है, या 4 कोष्ठक, या 4 चेंबर का बना होता है। अगला सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन की क्रिया किसमें नहीं होती है, अमीबा में होवे करता है, ईस्ट में, या पैरामीशियम में, या यूग्लिना में। तो बताइए द्विखंडन की क्रिया हम लोग किस में नहीं देखते हैं। तो याद रखना बुआ, ईस्ट में द्विखंडन की क्रिया नहीं देखा जाता है, जबकि अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी होवे करता है, यूग्लिना में भी होवे करता है। तो ईस्ट में नहीं होता है, ईस्ट में नहीं होता है। याद रखना इसके पहले वाला सवाल में हुआ द्विखंडन ईस्ट में भी होता, द्विखंडन अमीबा में, और द्विखंडन कहाँ होता है, पैरामीशियम में भी होता है। अगला सवाल, आरबीसी क्या लिखता है, आरबीसी का जीवन अवधि कितना रखा गया है, 120 दिन, या 180 दिन, या 80 दिन, या 220 दिन रखा गया है। तो आरबीसी का जीवन काल जो रखा गया है 120 दिन रखा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 108 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 109 नंबर सवाल, 109 नंबर सवाल में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, चालनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ, जंतुओं में, या जाइलम में, या फ्लोएम में, या एक कोशिकीय पौधा में। तो जो चालनी नलिकाएं पाई जाती है वो फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 109 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 110 नंबर सवाल में क्या लगता है, परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण कहाँ बनते हैं, परागकोश में, या अंडाशय में, या वर्तिका में, या पतिया में। तो परागकण जो बनता है वो परागकोश में बनता है। कहाँ बनता है, परागकोश में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 111 आप देख रहे हैं, 111 में क्या लिखता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ये पहले हो चुका है हुआ, हमने कभी ना कभी बताया है कि मानव आहार नाल में 5 भाग होते हैं। मुख गुहा होता है पहला, दूसरा होता है बुआ ग्रास नली, तीसरा होता है अमाशय, चौथा होता है छोटी आंत, 5वां होता है बड़ी आंत। तो सबसे जो छोटी आंत की लंबाई होती है वही सबसे ज़्यादा होता है, 6 मीटर होता है। तो वो आता है ना छोटी आंत, और छोटी आंत की लंबाई होता है कई मीटर,
6 मीटर और आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर में अकेले 6 मीटर हो रहा है छोटी आंत, तो बाकी बचा 4 मीटर में, बाकी सभी हो जाता है। 111 के बाद आगे चलो 112 सवाल। 112 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है, CO2 और H2O, या CO2 और ऊर्जा, या H2O और ऊर्जा, या CO2 ऊर्जा और CO2 और H2O और ऊर्जा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यही हमारा हो जाएगा श्वसन का अंतिम उत्पाद। CO2 भी होगा, जल भी होगा और ऊर्जा भी निकलती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रक्त क्या है, तो रक्त जो है ना बुआ एक प्रकार का क्या है, उत्तक है या कोशिका है या पादप है, पदार्थ सॉरी, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक, यहाँ उत्तक की जगह पे लिखना चाहिए था तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी क्या उत्तक, जिसका pH मान लगभग 7.4 होता है और स्वस्थ मनुष्यों में लगभग 5.5 लीटर, जबकि औरतों में 5 लीटर। अगला सवाल क्या लिखता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, पर्णहरित जरूरी है, पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या जरूरी है, या इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी के सभी जरूरत है, पर्णहरित भी चाहिए मतलब क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और इनमें से सभी। तो जल भी याद रखना, एक और हुआ जल, तो जल भी चाहिए, याद रखना जल, इनमें से सभी के सभी मारिएगा। अगला सवाल, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखो कई बार बता चुके हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ का मतलब हुआ याद रखना कोष्ठक या चैम्बर या वैस्म। तो कितना 2 होगा या 8 होगा या 1 होगा या 4। तो याद रखना हुआ 4 होता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन हुआ हो जाएगा डी। अगला सवाल, ऑक्सीजन का वाहक, ये पहले भी आ चुका हुआ कि ऑक्सीजन का वाहक किसको कह सकते हैं, WBC को या लसिका को या RBC को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी हो जाएगा RBC को। अगर RBC नहीं रहता तो यहाँ क्या मिलता बुआ, हीमोग्लोबिन मिलता। क्या मिलता, हीमोग्लोबिन मिलता, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम होता है पकड़ करके बुआ ले जाना। अगला सवाल, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, पेप्सिन या ट्रिप्सिन या लाइपेस या इमाइलेज। तो बाबू वसा को काम करता है, याद रखना बुआ लाइपेस वसा को तोड़ देता है। तो 117 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा बुआ सी, लाइपेस। कौन करता है बुआ, लाइपेस। 118 आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क जो मनुष्य होता है उस मनुष्य के बाबू 32 दांत होते हैं। और याद करना 32 दांत में एक सवाल और आता है कि दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20 होता है। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, जबकि वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। यहाँ से सवाल बता दें कि दांत जो होता है ना वह वयस्क में 21-23 होता है, बटा 21-23 होता है, याद रखना बुआ। लेकिन अगर बच्चों में तो 2102 बटा 2102 दंत सूत्र है। बच्चों में 2102 बटा 2102 और वयस्कों में 21-23 बटा 21-23 ये दंत सूत्र है। अगला सवाल में क्या लिखता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, रट जाइएगा बुआ। लेकिन दूध के दांत की संख्या पूछेगा तो 20 मारिएगा। चलते हैं अगला सवाल। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन या संयोजन या उपचयन या विस्थापन। तो भोजन का पचना एक प्रकार की उपचयन की क्रिया होती है। तो 19 का हो जाएगा, 119 का बुआ सी हो जाएगा कि भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, तो उपचयन की क्रिया, ऑप्शन नंबर 119 का सी हो जाएगा। 120 में क्या लिखता है कि एक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको क्या नजर आ रहा है, अणुओं की गति या वृद्धि या संघ या समन्वय। तो हमारे हिसाब से जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता अणुओं की गति हो सकती है। अणु की गति 120 का, अणु की गति, वृद्धि तो नहीं हो सकता बुआ, अणु की गति कर सकते हैं, और नहीं तो बाबू हम लोग समन्वय कर सकते हैं। तो अणु की गति या समन्वय, अणु की गति या समन्वय, अणु की गति मारिए समन्वय। वृद्धि नहीं कर सकते हैं, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जरूरी नहीं। अगला सवाल, स्वपोषी, क्या कहा हुआ कि स्वपोषी पोषण होता है पौधों में या कवक में या कुछ प्रोटिस्टा या प्रोकैरियोटिक में, या ए और सी दोनों। तो बताओ स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण किस में होता है, तो बाबू पौधों में स्वपोषी पोषण और कुछ कवक में भी स्वपोषी पोषण, या फिर देख लेते हैं या फिर कुछ प्रोटिस्टा या प्रोकैरियोटिक में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और सी बाबू
वो आप मान लीजिएगा। ग्रहणी एक भाग है, ग्रहणी केकर भाग है, बड़ी आंत का भाग है या छोटी आंत का या गुहा का या मासा है। तो याद ना, ग्रहणी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी पहला, दूसरा जेजुनम और तीसरा क्या होता है, इलियम। क्या क्या कहा हुआ, ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम। तो छोटी आंत का भाग है कौन, ग्रहणी। चलते हैं अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण कब होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब, दिन में या रात में या दोनों में या में कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है वह तो दिन में होता है, किसकी, प्रकाश की सहायता से, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह देखा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अगला, मृतजीवी क्या लिखता है, मृतजीवी का उदाहरण क्या है, अमीबा है या गोबर छत्ता है या उड़हुल है या मरबेल है। में तो मृतजीवी का उदाहरण बुआ हो जाएगा गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मृतजीवी का उदाहरण गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल में क्या लिखता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में या ल्यूकोप्लास्ट में या इनमें से कोई नहीं। तो 125 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। कौन लवक कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है बुआ। चलते हैं 126 के बाद, मैं 126 नंबर सवाल ना, 126 में क्या लगता है, परिशेषिका केकर हिस्सा है, आहार नाल का या लसिका तंत्र का या संवहन तंत्र का या जनन का। तो परिशेषिका वो आहार नाल का भाग है, किसका भाग है, आहार नाल का भाग है परिशेषिका, जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं वो, अपेंडिक्स की याद रखना, अपेंडिक्स कहो या परिशेषिका कहो, आहार नाल का एक भाग है। चलते हैं अगले सवाल 126। 127 में लिखता है कि पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्ती में, तना में या इनमें सभी में। तो याद रखना बुआ, पत्तियों में होता है। पौधों में श्वसन कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। अगला सवाल की ओर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया या निमोनिया या मलेरिया या मधुमेह। तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी है वो कौन है, निमोनिया। रट जाइएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन है, निमोनिया। अगला, मछली का श्वसन अंग, मछली का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है या गिल्स है या त्वचा है या फेफड़ा। तो मछली का जो श्वसन अंग है बाबू गिल्स को हम लोग गलफड़ा कहते हैं, गिल्स को गलफड़ा कहते हैं। मनुष्य का श्वसन अंग क्या हुआ, फेफड़ा। अगर मनुष्य का पूछा जाए मनुष्य का श्वसन अंग, तो मनुष्य का हुआ फेफड़ा, मनुष्य का फेफड़ा है वो। अगला सवाल की ओर आते हैं, तिलचट्टा में किस में लिखता है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बुआ, कि बताइए तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 2 या 8 या 10 या 6। तो तिलचट्टा में 10 जोड़े पाए जाते हैं, श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं तिलचट्टा में। तिलचट्टा का अगर श्वसन अंग पूछ दिया जाए तो श्वसन अंग याद रखने का ट्रेकिया। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या रखेगा, ट्रेकिया। तिलचट्टा का या कीट का श्वसन अंग ट्रेकिया। अगला सवाल में क्या लिखता है, अगला सवाल में लिखता है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, भीतरी या बाहरी या पार्श्व। तो गार्ड कोशिका की जो भित्ति मोटी होती है वो याद रखना बुआ, भीतरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, गार्ड कोशिका का कौन सी भित्ति मोटी होती है, भीतरी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। हमने देखा बुआ 131 क्वेश्चन कैसा था, ये जैव प्रक्रम बात कर रहे थे। कौन प्रक्रम, जैव प्रक्रम की बात हो रहा था। जैव प्रक्रम में हमने देखा टोटल 131 क्वेश्चन हमने देखा बुआ। आप 131 क्वेश्चन में ये बताइएगा कि आप कितना बेहतर में हैं और कितना आपने सही मारा और कितना गलत मारा। जैव प्रक्रम का लगातार हमने 131 क्वेश्चन देखा 1 शॉर्ट वीडियो में। वीडियो अगर बेहतर लग रहा हुआ तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताना कि आप कैसा लगता है, क्योंकि आप बताते हैं तो हमको एक प्रकार का मोटिवेट मिलता है। कुछ सुधारते हैं बुआ कि आपने बताया कि हाँ सर आपने तेज़ बोल रहा है या स्लो बोल रहे हैं या फिर फास्ट बोल रहे हैं, ये सब ज़रूर बताएगा, तभी तो हम अपने आप को सुधार पाएंगे। क्योंकि बाबू आप लोग पर हम लोग निर्भर रहते हैं, हम बिल्कुल आप लोग पर निर्भर रहते हैं, इसलिए आपका सपोर्ट हमें ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरे अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स का लाते हैं 1 शॉर्ट वीडियो, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।